स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर दोस्तों, जिसमें हम विज्ञान के जो है वर्ग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और इसी में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करने की। तो दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन हमने वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, ये हमारा सेकंड वीडियो है दोस्तों। पहले वाले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन इनडायरेक्टली लगभग हमने 80 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली है लगभग। ठीक है दोस्तों, तो एक के बाद एक बैक टू बैक हम लगातार 50 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और धमाकेदार होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसे मैं ऐसा कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ओके दोस्तों, चलिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, वेल जो है, वेल मछली जो है वो किस वर्ग का प्राणी है। तो दोस्तों वेल मछली को किस वर्ग में रखा गया है? तो दोस्तों इसको मैमल्स में रखा गया है, यानी स्तनधारी या स्तनपायी प्राणी है ना। स्तनधारी किसे कहते हैं दोस्तों? जिनके ऐसे जीव जंतु जिनके बच्चे जो है दूध पी के बड़े होते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है वो भी स्तनधारी में है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है दोस्तों? वेल मछली जो है उसे सबसे बड़ा स्तनधारी माना गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है ना। साबुन जो है ग्रीस को किस प्रकार हटाता है? जैसे ग्रीस अगर हमारे कपड़े में लग जाता है तो आसानी से नहीं हटता है, तो साबुन से उसको धोना पड़ता है। तो साबुन किस प्रक्रिया द्वारा जो है ग्रीस को हटाता है? तो दोस्तों वो होता है पायसीकरण, पायस बनाता है ना। तो पायसीकरण की क्रिया के द्वारा जो है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, है ना, इमल्सन बनाता है यानी पायस बना देता है। तो पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन के द्वारा जो है साबुन ग्रीस के दाग को हटा देता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीलत होता, नीलत होता जो होता है दोस्तों, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4। ठीक है दोस्तों, तो ये नीलत होता कहलाता है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग जो है कवकनाशी में होता है। मतलब कवक जो है उनका नाश करने में, यानी कवक को हटाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में पूछा दोस्तों, तो आपको पता ही है सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है कौन सी है दोस्तों, बताइए? पोटेशियम, जिसे K से डिनोट किया जाता है। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो दोस्तों MIC, जिसे मिक गैस भी कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है इसका रिसाव हो गया था दोस्तों, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ था 1984 में, भोपाल गैस त्रासदी। यूनियन कार्बाइड नाम का एक कारखाना था दोस्तों, है ना, यूनियन कार्बाइड, वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है लीक हो गई थी। जहरीली गैस होती है दोस्तों, तो इसकी चपेट में आने के कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो इसी को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन जो होती है उसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है। वायुयान यानी हवाई जहाज जो होते हैं उनके टायर में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। अगला दोस्तों, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है ना, मतलब कहाँ तक की ध्वनि जो है वो मनुष्य लगभग सुन सकता है? तो दोस्तों लगभग 60 डेसिबल की, डीबी यानी डेसिबल दोस्तों, है ना, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ध्वनि को। तो 60 डेसिबल की ध्वनि जो है ये क्या होता है? मानक ध्वनि है। मतलब 60 डेसिबल तक की ध्वनि को मनुष्य आसानी से सुन सकता है, या उसे नुकसान नहीं पहुंचता, यूं कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है ना। तो ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, बताइए? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि यानी साउंड वेव जो है वो किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों, है ना। दो तरह की तरंगें होती है, एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों, जो संपीड़न तथा विरलन के रूप में चलती है। ठीक है, आपने अगर एक पहले पढ़ा हो तो याद होगा आपको, ये संपीड़न कहा जाता है और खुला खुला भाग जो है ये विरलन कहा जाता है। तो संपीड़न और विरलन के रूप में चलने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ओके दोस्तों, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताप जो है वो बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो होती है, श्यानता, वो ताप बढ़ने के साथ क्या होती है? तो ताप बढ़ने के साथ दोस्तों द्रव की श्यानता जो है वो घटती है,
यानी कम होती है। शांता मतलब दोस्तों गाढ़ापन जो होता है, अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका गाढ़ापन क्या होता है, घटता है, मतलब वो पतला हो जाता है। ठीक है, मतलब वो है ना, आप समझ पा रहे हैं, जो मोटाई होती है उसकी, है ना, जो मोटा लिक्विड होता है वो घट जाता है। जैसे चाशनी की अगर हम बात करें, चाशनी अगर ठंडी होगी तो वो मोटी हो जाएगी, लेकिन उसको अगर हम गर्म करेंगे तो वो वापस पतली हो जाएगी। तो गाढ़ापन जो होता है उसी को हम शांता कहते हैं दोस्तों। ओके, तो द्रवों का गुण है दोस्तों, याद रखिएगा। शांता जो है इसे काई से मापा जाता है, तो दोस्तों फ्वाइच से मापा जाता है। फ्वाइच जो है ये इसका मात्रक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े धोने वाली मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन तो है दोस्तों, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो अपकेंद्रीय, यानी अपकेंद्री बल के द्वारा, है ना, इसे हम अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दोस्तों, उसके सिद्धांत को अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगला है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग है दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए, है ना, तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती, मतलब वहाँ से हमेशा के लिए पलायन कर जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पलायन वेग कहते हैं। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि इसी की जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा मैं सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो क्यों तैरता है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आया था फर्स्ट वाले वीडियो में, कि बादल जो है वो वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण तैरते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस भी वस्तु का घनत्व कम होगा वो अधिक घनत्व वाली वस्तु पर क्या होगी? तैरेगी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां क्वेश्चन, हवाई जहाज में यात्रा के समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलिक यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें कमी आ जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल दाब जो है दोस्तों कम होता जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है पेन में से स्याही जो है वो बाहर निकल जाती है। ओके, अगला है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट कार्य करता है दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां हमारा, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज़ उसकी अपरिवर्तित रहती है? मतलब कोई भी मान लो द्रव है, ठोस है, गैस है, कुछ भी है, तो उसकी मात्रा अगर हम बदल देते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है? तो दोस्तों उसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व जो है वो अपरिवर्तित होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र क्या है? मतलब ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों उसको मापा जाता है ऑडियोमीटर के द्वारा। ऑडियोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर जो है ये पौधों की वृद्धि को मापता है दोस्तों। ठीक है, पौधों की वृद्धि को। ओके दोस्तों, अगला है रक्तदाब मापने का यंत्र कौन सा है? यानी ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके दोस्तों, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को किससे के द्वारा मापा जाता है ना? यानी भूकंप की तीव्रता जो होती है उस किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ जो होता है उसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पवन या वायु के वेग को मापने का क्या यंत्र है? तो वायु के वेग को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है कि वायु दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? वायु दाब अगर आए तो दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स
बार से आप याद रख सकते हैं। बार जो है एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है दोस्तों, बार है। तो इसको बैरोमीटर से मापा जाता है बार को। ओके, याद रखिएगा। वातावरण की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को काय से मापा जाता है, तो आर्द्रता जो होती है दोस्तों उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। ओके दोस्तों, तो वातावरण की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष मापक है यानी मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी को काय से, लाइट ईयर से मापा जाता है, यानी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अगला है दोस्तों, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश जो है उसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। विद्युत आवेश को कूलाम में मापा जाता है। ठीक है, अगला है विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो एमीटर जो होता है, इसको अमीटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अमीटर भी कहते हैं। अमीटर या एमीटर जो है उससे विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, एम्पियर होता है ना। बोलते हैं ना कि 5 एम्पियर 10 एम्पियर की विद्युत धारा, तो ये विद्युत धारा को मापने की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति को दोस्तों हम हमेशा वाट में मापते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति जो है उसे हमेशा वाट में मापा जाता है। अगला दोस्तों, आवृत्ति का मापक यंत्र क्या है, यानी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। तो इसका मात्रक क्या है दोस्तों। तो इसका मात्रक है दोस्तों हर्ट्ज, जिसको HZ से अपन डिनोट करते हैं। ये देखिए, हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है दोस्तों। ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या होती है। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य इसकी इकाई होती है दोस्तों एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जिसको ए के द्वारा दर्शाया जाता है, एंगस्ट्रॉम। और तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों, इसको लेमडा के थ्रू हम दर्शाते हैं, है ना, इसे लेमडा कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को इस निशान के द्वारा दर्शाया जाता है और एंगस्ट्रॉम को इस निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है ना। 1 माइक्रोन जो है ये किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन को हम लिखेंगे 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर इसे 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, बल का मात्रक क्या होता है। तो बल को किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, न्यूटन में मापा जाता है। बल जो है वो न्यूटन इसकी इकाई है। ओके दोस्तों, आगे है, त्वरण का मात्रक क्या है। तो त्वरण को जो है मीटर प्रति सेकंड की घात 2 में मापा जाता है। मीटर प्रति सेकंड जो है ये त्वरण का मात्रक है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आवेग का मात्रक क्या है। तो आवेग जो है इसे दोस्तों न्यूटन सेकंड से मापा जाता है। न्यूटन सेकंड से मापा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों हमारे 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 1 पारसेक बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पारसेक जो है, पारसेक इकाई की इकाई दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो 1 पारसेक किसके बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 1 पारसेक होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पारसेक। और दोस्तों प्रकाश वर्ष कितना होता है। तो प्रकाश वर्ष होता है 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष की लंबाई है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की जो मात्रा है 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर होती है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है दोस्तों। तो खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ओके दोस्तों, अगला है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ओके दोस्तों, कार्य का मात्रक जो है किसे मापेंगे, हम कार्य को जूल में मापेंगे। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब जो है दोस्तों ये हमेशा पास्कल से मापा जाता है। ठीक है, कितना दाब लगाया गया है, तो मान लीजिए 10 पास्कल लगाया गया है, 20 पास्कल लगाया गया है, तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। अगला है, द्रव के प्रवाह की दर, द्रव जो है उसके बहने की या प्रवाह की जो दर होती है उसका मात्रक क्या होता है।
तो दोस्तों उसको क्यूसेक से मापा जाता है, याद रखिएगा, क्यूसेक से। जैसे आप कोई मोटर लेते हैं, है ना, तो मोटर में वो कितना फ्लो जो है वो फेंकेगी, मतलब कितना पानी वो फ्लो करेगी, मतलब बहेगा उसमें से होके, उसको अपन क्यूसेक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्यूसेक कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो है वो डाप्सन में मापी जाती है दोस्तों, डाप्सन में। ठीक है, ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन बना होता है, याद रखिएगा। और ये पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन परत पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओके दोस्तों, और ओजोन परत में एक छिद्र हो गया है जो कि अंटार्कटिका में है। ओके दोस्तों, अंटार्कटिका में उपस्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इसे ओजोन वाले क्वेश्चन में हमने देखिए 5-6 क्वेश्चन एक साथ रेडी कर लिए हैं। ओके, तो ओजोन जो है इसका अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है दोस्तों। पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत हमारी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो कि त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है, त्वचा कैंसर का कारण बनती है। ठीक है, अगर यूवी किरणें आ जाएगी दोस्तों तो गोरी चमड़ी वाले लोग जो है उनको त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और ओजोन परत में जो है अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत के ऊपर छेद हो चुका है। ठीक है, और इसको डाप्सन से मापा जाता है ओजोन परत को। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अंटार्कटिका में जो छेद हुआ है वो परमाणु परीक्षणों के कारण हुआ है, यानी रॉकेट वगैरह जो है उधर ज़्यादा छोड़े जाते हैं, तो उसकी वजह से अंटार्कटिका में ओजोन परत पर छेद हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए दोस्तों होता है फेदम। फेदम, फेदम ये जो है दोस्तों, ये समुद्र की गहराई मापने की इकाई है, याद रखिएगा, है ना। ये मीटर नहीं है दोस्तों, मीटर होता है फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है और इसकी इकाई को फेदम में मापा जाता है, मतलब पीछे फेदम लगाया जाता है, जैसे 1 किलो 2 किलो होता है वैसे इसमें फेदम होता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक शेयर जरूर कर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकंड वाला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करें और तत्काल फर्स्ट जो वीडियो है हमारा जाके देखें। 40 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के हो चुके हैं, बचे 10 क्वेश्चन और हैं जिसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मतलब 41 वाला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो किलोवाट प्रति घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसे हम kWh से भी मापते हैं। ठीक है, kWh लिखा जाता है। ठीक है, तो किलोवाट प्रति घंटा जो है, ये किलोवाट घंटा जो है ये हमारी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तापमान कहाँ पर बराबर होंगे? तो ये होंगे दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान जो है दोनों की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? बराबर आएगी। ठीक है, अगला है कोहरे के घनत्व को इकाई से मापा जाता है। कोहरे का जो घनत्व होता है ना, फोग जो होता है, इसका घनत्व जो है, कोहरे के घनत्व का इकाई से मापा जाता है तो रिंगलमैन स्केल के द्वारा। रिंगलमैन स्केल होता है दोस्तों, रिंगलमैन पैमाना होता है, उसके द्वारा जो है कोहरे के घनत्व को मापा जाता है, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कार बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का प्रयोग होता है? तो कार और बैटरी वगैरह जो होती है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों, मूत्रालयों के पास आने वाली तीखी गंध का कारण क्या होता है ना। सार्वजनिक मूत्रालय या टॉयलेट में जब हम जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक तीखी सी गंध आती है जो नाक में चुभती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो गंध होती है अमोनिया की, अमोनिया गैस की गंध होती है दोस्तों। ठीक है, अमोनिया की गंध होती है वो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र यानी आग को बुझाने वाले जो लाल सिलेंडर में भरी हुई गैस रहती है। लाल सिलेंडर आपने देखे होंगे इस टाइप के, बैंक में या कहीं पे भी आप जाते हैं, या स्कूल की वैन में भी आजकल सरकार ने जो है लाल सिलेंडर कंपलसरी कर दिए हैं, है ना, स्कूल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? CO2 गैस भरी होती है, जो कि आग बुझाने का काम करती है। ओके, इमरजेंसी में कभी आग लग जाए तो उसके लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में कौन से पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट जो पॉलीमर है इसके द्वारा बुलेट प्रूफ चीज़ें बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि सलमान खान जो है वो एंटी बुलेट, है ना, यानी बुलेट प्रूफ कार में सफ़र करते हैं।
क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है, कोई गोली मार दे तो इस वजह से, है ना। तो एंटी प्रूफ यानी एंटी बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ कैसे बना होता है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट के बना होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हमारा वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है। हवा में जो भी कण तैरते हैं, जैसे हम जो भी सांस लेते हैं तो बहुत सारे कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनका जो आकार होता है ना, सूक्ष्म कणों का आकार वो कितना होता है, तो दोस्तों 5 माइक्रोन से भी कम होता है। 5 माइक्रोन से भी क्या होता है, कम होता है आकार उनका 5 माइक्रोन से भी, 5 माइक्रोन से भी कम होता है। अगला है दोस्तों, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण आपने पढ़ा होगा, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं दोस्तों, जो प्रिज्म होता है, आपने अगर 9th-10th में पढ़ा हो, 10th में स्पेशली बोर्ड में पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और यही जो 7 रंग है वर्णक्रम कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो है लाल रंग होता है, सबसे नीचे होता है बैंगनी। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब कौन सा कलर सबसे कम फेड होता है, तो लाल रंग सबसे कम फेड होता है दोस्तों। ओके, और यही कारण है कि लाल रंग से खतरे के निशान माने जाते हैं। रेल के सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब ये धुंधला नहीं पड़ता है, बहुत दूर से आसानी से दिखाई दे जा सकता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, और इसी कारण इसका उपयोग जो है खतरे के सिग्नल बनाने में किया जाता है, ताकि दूर से हमें पता चल जाए कि यहाँ पे खतरा है। ठीक है दोस्तों, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। सबसे तरंग देर सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों, लाल रंग की तरंग देर सबसे अधिक होती है। सबसे कम तरंग देर जो होती है बैंगनी रंग की। जो ज़्यादा फेड होता है उसकी तरंग देर कम होती है, जो कम फेड होता है उसकी तरंग देर ज़्यादा होती है। आए दोस्तों समझ में, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का दोस्तों, 50वां क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऊष्मा की इकाई हमसे पूछी गई है, तो ऊष्मा की इकाई बताते हैं। ऊष्मा की इकाई क्या होती है दोस्तों, बताइए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, चलिए। ऊष्मा की इकाई को क्या कहा जाता है, देखो इसे कैलोरी भी कहा जा सकता है, जूल भी कहा जा सकता है, और अर्ग भी कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, तो तीनों इकाई में ऑप्शन में से जो भी आपको दिखे वो आपका राइट आंसर होगा। कैलोरी, जूल और अर्ग, तीनों ही राइट आंसर होंगे। तो आपको ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर दिया जाए, जो भी ऑप्शन इनमें से दिया जाए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है, 50 क्वेश्चन हमारे रेडी हो चुके हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अगर हम काउंट करें तो गिन तो नहीं सकते हैं कि कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए। आप गिन के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारा सेकंड यानी दूसरा वीडियो हो चुका है, तीसरे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.